नंदिनी की शादी को 4 साल हो गए थे, मगर इन 4 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि उस पर तंज न कसे जाते हों। आए दिन उसको दहेज कम लाने पर जलील किया जाता था। घर के सारे काम नंदिनी से ही करवाए जाते थे और उसका पति आनंद भी मूक बधिर की तरह रहता, ना कुछ बोलता, उल्टा अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता। कभी कभी जब पानी सर से ऊपर होता तो नंदिनी जवाब दे देती थी, तो उस पर हाथ भी उठा दिया जाता था। नंदिनी अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। सोचती थी मौत को गले लगा लूं, लेकिन अपने 3 साल के बेटे का मुंह देखकर वह अपने कदम पीछे कर लेती थी। जुल्मों सितम का सिलसिला चलता रहा। नंदिनी सोचती थी कि मायके चली जाऊं, मगर माँ बाबूजी की माली हालत सही नहीं, ऊपर से मैं बोझ बन जाऊं और माँ बाबा सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ सोचकर वह जुल्म सहती रहती थी। घर का हर शख्स उसे धिक्कार की नज़रों से देखता था, सिवाय उसके ससुर के, मगर अपनी पत्नी के खौफ से वह भी कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। खाने में नमक ज़्यादा होने पर नंदिनी को उसके पति ने उसकी सास के कहने पर बुरी तरह से पीटा। नंदिनी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वह करती भी तो क्या। कुछ दिन बाद नंदिनी के देवर की शादी थी। नंदिनी के देवर तन्मय खुशी नाम की लड़की से प्यार करते थे। खुशी अच्छे घर से पढ़ी लिखी और अमीर घर से थी। इस वजह से तन्मय की माँ इस रिश्ते को मना नहीं कर पाई। उन्हें मोटी मुर्गी जो मिल रही थी। कुछ दिन बाद तन्मय की शादी हुई और शादी में खुशी के घर वालों ने सब कुछ दिया, सिवाय कार के, जिसका तन्मय की माँ को बहुत सदमा हुआ। उस समय तो वह कुछ नहीं बोली। कुछ दिन खुशी के अच्छे बीते। अब खुशी के साथ भी वही रवैया शुरू हो गया। उस पर बार बार तंज हो जाते। एक आध दिन तो खुशी ने बर्दाश्त कर लिया। एक दिन जब सास ने गाड़ी ना लाने का ताना मारा तो वह तपाक से बोली, तुम्हारे बाप ने पैसे दे रखे थे हमें उधार, भिखारी हो क्या। इतना सुनना ही था कि खुशी की सास का मानो दम सा निकल गया। वह उसके पास आई और हाथ उठाकर बोली, तेरी ये हिम्मत। खुशी ने उनका हाथ पकड़कर, आप मेरी बड़ी हैं और ये पहली बार है। अगर आगे ऐसा हुआ तो मैं भी अपनी मर्यादा भूल जाऊंगी। शाम को जब तन्मय ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ ने उसको पूरी बात नमक मिर्च लगाकर बताई। तन्मय को गुस्सा आया। वह खुशी के पास जाकर चिल्लाया कि तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया। खुशी बोली, उठाया तो नहीं, हाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो उठ भी जाएगा। इतना सुनना ही था कि तन्मय खुशी के ज़ोर का चांटा जड़ देता है। खुशी रोती हुई कमरे में चली जाती है। पीछे से उसकी देवरानी आती है। खुशी, यहाँ रहना है तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। खुशी गुस्से में बोली, आपने कैसा इतना बर्दाश्त किया। जुल्म सहना में गलत है। मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। खुशी, हम औरत हैं, हमें ये सब सहना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे, मैं इन लोगों को बताऊंगी। खुशी अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तन्मय पूछता है, कहाँ जा रही हो। खुशी, तुम्हें क्या मतलब, अब जो फैसला होगा कोर्ट में होगा। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। अब तो तन्मय और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। खुशी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, अब ऐसा ही होगा। खुशी बैग की चैन लगाते हुए कहती है। तन्मय की माँ खुशी के पैरों में गिर जाती है। हटिए आप, मुझे जाने दीजिए। तन्मय गुस्से से, माँ आज तुम्हारे लालच की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम हमारी माँ हो, हमने तुम्हारे आगे सही गलत को नहीं देखा, तुम्हारी हर गलत बात को माना, आज उसका नतीजा है। आपने भाभी को कभी नहीं बख्शा। कैसी माँ है आप, आपकी भी बेटी है, कोई आपकी बेटी के साथ ऐसा करे तो। हमें माफ़ कर दो बेटा। खुशी, माफ़ करने से क्या आप सुधर जाएंगी। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। अब खुशी की सास को एहसास हो रहा था कि मैंने अपनी बड़ी बहू पर इतने जुल्म किए, कभी उफ तक नहीं किया उसने। उसी की बद्दुआ लगी होगी मुझे। सोच सोच कर फफक फफक कर रोने लगी। नंदिनी अपनी सास के पास आती है, उनके आंसू पोंछती है और खुशी के हाथ जोड़कर कहती है, अब कुछ नहीं होगा, माफ़ कर दो। खुशी कहती है, देखो मम्मी जी, ये वही हैं जिनको रात दिन सताया था आपने। मगर हर इंसान एक सा नहीं होता। मैंने जो ठान लेती हूँ वह मैं करती हूँ। अब तो सब खुशी से मिन्नतें करते हैं। खुशी कहती है कि हुआ ना एहसास जब खुद पर बीती, बस यही एहसास दिलाना था आप सबको। एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर आती है, उसका दर्द समझने के बजाय दान दहेज पहले दिखता है। और माँ, आप खुद एक औरत हैं और बेटी की माँ।
फिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं?